किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं और बढ़िया एक कन्विक्शन कॉल भी शेयर कीजिए। शैल जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी अक्षय तृतीया की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट में जो आप शुरुआत में जो बात कर रहे थे कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है गाजा और इजराइल के, वहां पे वो थोड़ा सा एक ओवरहैंग बन जाता है, थोड़ी सी चिंता उससे बढ़ जाती है कि अगर ये एस्केलेट होता है कि अमेरिका और रूस दोनों इसमें अगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बैकिंग करके शामिल होते हैं तो थोड़ा सा एस्केलेशन बढ़ जाता है। और चाइना का जो रुख ताइवान की तरफ है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें अगर तो देखिए ताइवान में काफी समय बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई है, अच्छी खासी करेक्ट हुई है। और कई सालों में 20-25 साल में इतनी गिरावट एक सिंगल डे में नहीं आई जितनी वहां भी आई है। तो कहीं ना कहीं जो 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 ग्लोबल क्यूज हैं वो थोड़े से चिंताजनक हैं जरूर। बट जैसे वीरू ने समझाया, वो 14,600 की लक्ष्मण रेखा जो है उसको जब तक आप उसके नीचे नहीं देखते हैं, मार्केट को रूटते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइप का कैप्साइजिंग या डाउन साइड की जो सेलिंग है वो आपको ना दिखे। बट टेक्निकली जो भी हो, मार्केट फंडामेंटली एक चीज समझ आ रही है, अच्छी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे आए, बड़ी कंपनियों ने उम्दा नंबर्स पेश किए, लेकिन वो रेयर व्यू मिरर वाली चीज है कि वो जो पीछे चला गया समय उसके लिए है। जो फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप माहौल देखें तो थोड़ा सा ये क्वार्टर को लेके चिंताएं आएंगी। और कुछ इंडस्ट्रीज में चिंता जो बन रही है वो ये है कि कोविड का इंपैक्ट कितना लंबा चलता है। अब वैक्सीन की भी हमें जो वो मिली है, अवधि मिली है कि भाई ये दिसंबर तक चल सकता है ये कार्यक्रम। तो आप समझिए नॉर्मलाइजेशन होने में थोड़ा सा समय पिछली बार से ज्यादा लगेगा, क्योंकि चिंता भी गहरी है और जो चैलेंज है वो भी गहरा है। तो मेरा मार्केट की तरफ रुख ये है कि सिलेक्टिव रहिए, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो कोविड प्रूफ है या पैंडेमिक प्रूफ है। मेरा मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहां पे लेबर का बहुत इंटेंस वो उपयोग नहीं है, जहां डिमांड डोमेस्टिकली जनरेट होने की आपको बहुत उम्मीद नहीं है, विच मीन्स आपके लिए चलेंगी क्या चीजें, फार्मा चलेगा, आईटी चलेगा, ग्लोबल ऑटो एंसिलरीज चल सकती हैं, ग्लोबल केमिकल सॉल्यूशंस वाली कंपनीज चल सकती हैं। सो उस लिहाज से मैंने जो एक स्टॉक देखा था एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ रुक करके, उसमें है एस्टेक लाइफ साइंसेज, गोदरेज समूह की कंपनी है। कुछ समय पहले मैनेजमेंट में इसमें थोड़ा सा जो प्रमोटर्स, ओरिजिनल हीरेमठ फैमिली के जो प्रमोटर्स थे, उन्होंने हिस्सेदारी बेची, गोदरेज ने ली। अब ये पूरी तरह से गोदरेज की एक कंपनी बन चुकी है। और गोदरेज में जो चेंज आ रहा है वो ये है कि ये लोग अब अपने आप को प्रोफेशनलाइज करने लगे। हमने हाल ही में देखा कंज्यूमर साइड में उन्होंने जो उनकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी में एक HUL के एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव को लिया, तो क्या हाल हुआ उसका। इट शोज दैट फाइनली फैमिली ये सोच रही है कि भाई इसको प्रोफेशनलाइज हर एक जगह करने से फायदा ये है कि एक्सपेंशन और स्केल अप होगा। और इस कंपनी की खासियत ये है चलिए कि 2400 करोड़ मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन जो हर्बिसाइड और जो फंजीसाइड्स और एनिमल हेल्थ केयर साइड में जो इनके केमिकल्स जाते हैं, करीब 25 देशों में एक्सपोर्ट अच्छे खासे करते हैं ये। इनकी जो कैपेबिलिटीज है, क्षमता है जो केमिकल सिंथेसिस की, वो बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंडररेटेड है। कैडिला ने जिस हिसाब से अभी अपना एनिमल हेल्थ केयर का बिजनेस बेचा और इतनी उसमें अच्छी एपेटाइट दिख रही है, मुझे लगता है कि ग्लोबली जो सॉफ्ट कमोडिटीज में मक्की, गेहूं, ये सब चीजों की जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे इन सब चीजों का स्पेंड जो है वो बढ़ जाता है। एक बहुत सिंपल कोरिलेशन बताना चाहूंगा कि जब एग्री कमोडिटीज के भाव बढ़ते हैं तो उसके बाद वाले साल में आपको इन सब चीजों का, केमिकल्स का, क्रॉप प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग बढ़ जाता है वैल्यू वाइज। सो आई थिंक UPL को देख लीजिए आप, उसके ऊपर रिपोर्ट्स देख लीजिए, तो ये स्पेस बहुत ही प्रॉमिसिंग ग्लोबली लग रही है। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि डोमेस्टिक हाल ठीक ठाक हो, जब तक उम्मीद ये है कि 3-6 महीने लग सकते हैं, तब तक आप ऐसी कोई कंपनी लीजिए। और इसकी कल क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, जो मतलब बुधवार के दिन 1234 के प्राइस पे क्लोजिंग हुई, तो मुझे वो बड़ा आंकड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और यहां से मुझे लगता है इसमें एक आपको बहुत बढ़िया एक साल के अंदर 25 से 30% की अपसाइड जो है वो बनती हुई दिख जाएगी। आप समझ लीजिए कि 11 फरवरी के बाद सिर्फ 2 या 3 बार हुई है। प्रकाश दीवान जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा अपना प्रश्न, उसके बाद एक टेक्निकल आउटलुक लूंगा। आप हैप्पीएस्ट माइंड को इन नंबर्स के साथ इस डिप के बाद 780 के रेंज में लेना चाहेंगे मिड कैप आईटी में? बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। ये ऐसे मौके जल्दी मिलते नहीं है और ये शॉर्ट टर्म टेम्पररी इशू है वीरेंद्र। मैंने तो ये कंपनी आपको याद हो तो करीब 360-400 पे डिस्कस की थी और ये अभी भी आपको हैप्पी बनाएगी। गिरावट में इसको ऐड करने का मौका मिलेगा और ये चीजें जो है रिकवर हो जाएंगी, तब आपको इसकी ग्रोथ वापस कायम होते हुए दिखेगी। सो बिल्कुल लेना चाहूंगा ऑन डिप्स। इस जेक पर हो, ये बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 581 आपके सामने। जी जी शैल जी, ये इतना पुराना स्टॉक है और इतना इनलिक्विड हुआ करता था, मुझे याद है, क्योंकि इसका ना इक्विटी बेस बहुत ही छोटा है। 7-8 करोड़ की इसे पेड अप कैपिटल से काम चल रहा है बरसों से। और इस कंपनी की खूबी ये है कि इन्होंने शुरुआत जब की तो सरस्वती इंडस्ट्रियल इस इंडी के जो शुगर के जो सॉल्यूशंस को लेके थी रिफाइनिंग में, शुगर रिफाइनिंग में। अब उसके बाद उन्होंने इतने सब डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, ये सीमेंट में है, पावर में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, ईपीसी का काम बेसिकली करते हैं। और इनका एक्सपेंशन मुझे याद है जब भी ग्लोबली हुआ तो इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप किए। फिनलैंड में किया, जापान की कंपनीज के साथ किया है, जर्मनी में सीमेंस के साथ पावर सॉल्यूशंस में है, यूएस में इनके 2-3 बहुत अच्छे जेवीज हैं। सो ये जो कारोबार इसमें इतना डिवर्सिफाइड है कि धीरे धीरे करके हर एक चीज में अब प्रोडक्टिविटी जो है पिछले 1 साल में आप देखें तो इंप्रूव होती हुई दिख रही है। तो मार्च 2019, मार्च 2020 में आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखा होगा, लेकिन जो इस साल रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने क्लॉक किया है और उसकी वजह से जो टर्न अराउंड दिख रहा है हम लोग को सारी चीजों में। और इथेनॉल के बनाने की जो प्रक्रिया रहती है, जैसे प्राज का हम देख रहे हैं, प्राज नवंबर दिसंबर में मुझे याद है 100 के नीचे हुआ करता था, आज 304-5 महीने के उसमें 3 गुना हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो शुगर सेक्टर में जो साइकिल है वो इथेनॉल की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। शुगर में तो अभी तेजी आई ही नहीं है, शुगर का आप भाव देखिए वहां जहां था वहीं है, लेकिन जब शुगर की डिमांड शुरू होगी तो एक अलग रैली आपको दिखेगी। ये तो इथेनॉल की रैली है और उस लिहाज से जो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है या ईपीसी प्रोवाइडर्स है उसमें ये इसजेक बहुत बहुत उम्दा काम करता आया है। और मेरी समझ ये है शैल जी कि जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं, जो ये लॉकडाउन की चिंताओं को लेके या पैंडेमिक की चिंताओं को लेके इससे परे है, क्योंकि इसमें कई चीजों में एक्सपोर्ट आता है, कई चीजों में आपका ग्लोबल प्ले आता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आता है, तो उस लिहाज से B2B बिजनेस थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको मार्च के नंबर्स आने के बाद लोगों की नजर में ये बहुत बढ़िया बैठेगा और तब इसकी चर्चा भी होने लगेगी, क्योंकि थोड़ा जैसे मैंने पहले कहा इलिक्विड रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब ये गिरावट की भी जो आप बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन देखिए कितना मजबूत है। कल भी कुछ 70-80% की तो डिलीवरी उतरी इसमें। सो इस टाइप का माहौल तभी बनता है जब एक कंपनी टर्न अराउंड करती है। कुछ अच्छे पीएमएसएस ने भी इसको अपने उसमें शामिल किया है और मुझे याद है उनसे जब चर्चा हुई थी तो उनका भी व्यू जो था ये पूरी तरह से टर्न अराउंड होगा, इसी लाइंस पे था। तो वो आपको अब प्राइस में भी झलकता हुआ दिखेगा। जी भी करी कि भाई हमको डेट फ्री होना है, 2462 करोड़ रुपए की पेमेंट भी करी। सेल को देखिए आप, जमाने बाद ऐसा मूव दिखा गया। आपकी मेजर्स पे राय क्या है और कहां अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में कन्वर्ट करेंगे या फिर नहीं अभी होल्ड करेंगे आप? वीरेंद्र देखिए, जो मेटल की रैली है ये जब बन रही थी, शुरू हुई थी पिछले साल, तब बहुत दिख रहा था कि इसमें ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, क्योंकि ग्लोबल नेचर की थी रैली। हमारे हिंदुस्तान के प्लेयर्स को बेनिफिट इसलिए मिला कि सारा कर्ज लेके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था वो उसका उनको पूरा फायदा होने लगा। डोमेस्टिक डिमांड भी है, इंटरनेशनल डिमांड भी है, लेकिन जो चाइना का रुख है, देखिए इसमें कई चीजें होती हैं। अब चाइना ने अपने वहां पे जो एम्बार्गो लगाया है या नया प्रोडक्शन बढ़ाने से जो एक अंकुश लगाया है, उसकी वजह से जो ग्लोबल मेटल के रेट्स हैं, आयरन ओर के रेट्स हैं, आप देखिए हर जगह इतने तेज हो गए कि इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं और अच्छी खासी मात्रा में बढ़ रहे हैं। अब ये सस्टेनेबल है कि नहीं, सवाल उसका उठता है। और मेरा मानना ये है कि इफ देयर वाज अ गुड रैली, जो सेक्युलर ट्रेंड कमोडिटी सुपर साइकिल का था, उसमें आप शायद 60-70% ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब जो बचा है आपके पास, उससे 25-30% की जो अपसाइड है इन द अंडरलाइन कमोडिटी है।
और नॉर्मली स्टॉक मार्केट आपको उन कमोडिटी के प्राइसेस को शेयर के प्राइस में पहले डिस्काउंट करना शुरू लगता है। तो अगर जो पीक आना है 2 महीने बाद, तो वो 1 महीने बाद हो सकता है कि हमारे स्टॉक्स की पीक आ जाए। तो ये याद रखिए कि आपको रैली से निकलने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि गिरावट भी काफी तेज आ सकती है। और गिरावट आने का कारण ये कि जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आ रहा है इसका, ये भारी पड़ेगा यूएस मार्केट्स में, खास करके बॉन्ड यील्ड्स को लेके, जो वहां के फेड की जो होती है। और बीच में आपने देखा एक सिर्फ सरसरी तौर पे जानेट येलेन ने जो एक स्टेटमेंट दे दिया कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को काबू में रखने की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मार्केट की क्या हाल हुई थी। तो इस टाइप का जब ग्लोबल सेल ऑफ आता है तो फिर वो गिरावट भी बहुत जल्दी आती है। तो आप बहुत ज्यादा इसमें वो लॉन्ग पोजीशंस बना के ना रखें, पुरानी पोजीशंस को धीरे धीरे बुक करें, पर नई पोजीशन से बनाने में डेफिनेटली परहेज करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है, आज सेल आप 150 रुपए में लेंगे तो आपको कितनी अपसाइड मिल जाएगी, हो सकता है 35-40 रुपए की अपसाइड मिले, लेकिन जब वो 60, 70, 80 पे आप लोग इतनी देर से बता रहे थे तब लेने का मौका था। तो आप कोई और कमोडिटी में जाइए। मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम हो सकता है थोड़ा सा और चले, क्योंकि इनकी डिमांड साइड में चाइना का इतना हाथ है नहीं। चाइना इज अ कंज्यूमर नॉट अ सप्लायर। सो मुझे लगता है कॉपर इज अ सेफर बेट देन फेरस। अगर किसी को मेटल लगाए तो आप स्विच कर सकते हैं। दीपाली ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया है ये, तो उसका एडवांटेज लेके कॉपर या एल्यूमिनियम साइड पे रहे तो आपको शायद ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कुछ रणनीति एल्यूमिनियम स्पेस पर। चलिए, बहुत पॉजिटिव स्पेस है। जो यहाँ पे इंडाल्को के डोमेस्टिक बिजनेस को लेके कुछ जो अटकलें थी, हमने देखा उत्कल माइंस करके जहां पे एरिया था, वहां पे उनकी जो स्मेल्टर्स में पिछले 2 क्वार्टर पहले हमने एक स्लो डाउन देखा था, मेंटेनेंस भी था, लंबा चला, वो सब चीजें अब पीछे हैं। अब आपके आगे जो है वो सिर्फ एक स्ट्रांग वो है डिमांड साइड का, वो दिख रहा है। और जो प्राइसिंग आपको एल्यूमिनियम की मिल रही है वो देखिए, आज जीएमडीसी चल रहा है। आप क्या उसमें अगर आप देखें तो जीएमडीसी के पास बॉक्साइट और लिग्नाइट के ज्यादातर खाने हैं, और बॉक्साइट में भी जो एल्यूमिनियम का जहां से उत्पादन होता है, जो मेन उसका खनिज वहां से है, उसमें भी इतनी डिमांड आ रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन ग्लोबली जिस टाइप का है और एप्लीकेशन जैसे बढ़ रही है, चाहे वो फूड साइड में हो या चाहे वो इंडस्ट्रियल साइड में हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो इसको compete कर सके। और जो यूएस में भी माहौल बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेके, मैं तो आश्चर्य नहीं करूंगा अगर नोवेलिस के नंबर्स बहुत ही स्मार्ट नंबर्स आए, बहुत ही अच्छे नंबर्स आए, और वो नंबर्स आने के बाद आपको एक इसके अंदर जो रंगत है और मजबूत पकड़ती हुई दिखेगी। बट इंडाल्को डेफिनेटली पेडिग्री अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, जो धीरे धीरे डेट रिडक्शन आप देख रहे हैं वो तो काफी समय से वो लोग करते आ रहे हैं, तो हर पैमाने पे मुझे लगता है खरा उतरता है। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, चाहे आप आज ले, थोड़े दिन बाद ले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के हिसाब से है ये चीजें, तो वैसे ही लेनी पड़ती है। फेरस में मैं सिर्फ थोड़ा सा वो सावधान रह रहा हूं, बट अदरवाइज एल्यूमिनियम और कॉपर में जैसे मैंने पहले कहा था, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। अगर आपके पास मिड कैप फार्मा स्पेस में हो तो वो शेयर कीजिए। शैल जी, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही उम्दा स्पेस है। उसका कारण है कि जो कैडिला में और सिप्ला में और डॉक्टर रेड्डीज में चाल आई है, वो तो स्वाभाविक है कि इनके पास जो ब्लॉकबस्टर ड्रग्स है, ग्लोबल प्ले है, हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव होता जा रहा है। पर ये जो छोटी बजौली कंपनी है, इसमें बहुत बड़ी रंगत आने की जरूरत है और जगह है। उसका कारण मैं बताऊंगा कि जो बाकी के जो ट्रीटमेंट के जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बड़ी कंपनीज की हैं, वो सारी डाइवर्टेड है, चाहे वो रेमडेसिविर के लिए हो, फैबीफ्लू के लिए हो, इस टाइप की जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही है उसके साथ साथ जिस टाइप का बिल्डअप हो रहा है, तो कोविड ने इतना बड़ा मार्केट शेयर और माइंड शेयर इन कंपनीज का लिया है कि जो छोटी कंपनीज हैं, इन बाय द वे इन सारी ड्रग्स की भी शॉर्टेजेस इतनी होने लगी हैं। आप कर्नाटका में, बैंगलोर के मार्केट में किसी केमिस्ट से पूछ के देखिए,
वो आपको बताया कि नॉर्मल पैरासिटामोल वाली, आइबुप्रोफेन वाली जो दवाई है वो भी वहां भी इतनी दिक्कत होने लगी या शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि सभी का ध्यान इस पे हो गया। तो जब ध्यान इस पे जाता है तो यहाँ एक जो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट बना हुआ है उसका आपको एडवांटेज लेना हो तो उसमें सबसे बढ़िया तो टोरेंट फार्मा है। टोरेंट ऑफकोर्स बहुत छोटी कंपनी तो नहीं है, गिनेंगे इसको, लेकिन जिस प्रकार का इसमें मूव शुरू हुआ है और हम देख रहे हैं 2400 से लेके ये 2750 इसने चाल चली है, ये आपको करीब 3200 तक की वैल्यूएशन दिखा सकता है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो जिस टाइप का है। आप इसमें एक और छोटी कंपनी मैंने कुछ समय पहले बात करी थी एलेम्बिक की, एलेम्बिक में आप देखिए किस टाइप का जो मूव एलेम्बिक लिमिटेड में हम देख चुके हैं। तो ये छोटी कंपनीज में रहेगा, बहुत मिड साइज कंपनीज में फार्मा में बहुत बढ़िया जगह है। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो यूनिकली पोजिशन है जहां पे उनको इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं आता और वो मार्जिन की जो ग्रोथ दिखेगी उसमें वो आपको एक आध क्वार्टर के लिए बहुत बढ़िया चमक, बट ये थोड़े से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेने की जरूरत है। इसको आप बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें इस टाइप का ट्रेंड रहेगा ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, ये क्वार्टर के नंबर्स जो आएंगे और जो सप्लाई साइड के इश्यूज को लेकर एडवांटेज इनको मिलेगा उसकी झलक आपको दिख रही है। तो थोड़ा सावचेत रहे, शॉर्ट टर्म के लिए लें, प्रॉफिट बुक होता है, थोड़ा मिलता है तो निकल के फिर आप दूसरे उसमें मूव कर सकते हैं। बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आई थिंक फार्मा में बहुत बढ़िया री रेटिंग की शुरुआत हुई है। और लार्जेस्ट जो फार्मा कंपनीज है बड़ी वाली, उसमें ऑफकोर्स सिप्ला एंड कैडिला टाइप के जो रन दिख रहे हैं, और ऑरो फार्मा में आप देखिए जिस टाइप की चाल धीरे से शुरू हुई है, ये भी बहुत देर तक जा सकती है, काफी आगे तक जा सकती है। तो उस पर भी फोकस रहना चाहिए, वहां से ध्यान ना उठ जाए। प्रकाश दीवान साहब से। दीवान साहब, सॉफ्ट कमोडिटीज की रैली के जनक आप भी हैं। शुगर में आपने बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ा था और खासकर वैक्सीन रिलेटेड प्लेयर पैनेशिया बायोटेक की आपकी तेजी बहुत ही फर्स्ट क्लास थी। आज टाटा कॉफी पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक आपने सुझाया था लगभग 140 रुपए के आसपास। 10 साल के हाईएस्ट लेवल पर कॉफी फ्यूचर्स चल रहे हैं। बताइए क्या रुझान टाटा कॉफी पे अब? साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनम्यूट करें अपना लिंक। और फिर चर्चा करते हैं टाटा कॉफी की। दिन के उच्चतम लेवल 161। सॉरी मैं ये कह रहा हूं कि जो टाटा कॉफी में आपको हमने अपनी बात हुई थी जो शुगर के बाद सॉफ्ट कमोडिटी की शुरुआत की, उस टाइम करीब 125 130 था। और ये कारण इसका ये था कि इसको ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ है, बट जो प्लांटेशन इनके पास है उसमें भी बहुत बड़ी जान है, क्योंकि ये इंपोर्ट से ज्यादा यहां से सप्लाई, लोकल सप्लाई ज्यादा करते हैं। तो आपको एडवांटेज जो प्राइस का पूरा जो है वो बॉटम लाइन पे होते हुए दिखेगा। और ना सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ होगी, बट इस बार जो आगे के रिजल्ट्स आएंगे, और ये रैली मेरे ख्याल से क्या होता है कि सॉफ्ट कमोडिटीज की रैली कम से कम 6 से 12 महीने चलती है। तो ये तो शुरुआत है शैल जी। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गेहूं और मक्की और शुगर और ये सब में जो एग्री कमोडिटीज में रैली बन रही है, और वो ग्लोबल है, वो आपको चीज बनते हुए दिखेगी कि दिसंबर एंड तक यहां से इतनी बढ़िया मूव इन सब चीजों में आएगी, अंडरलाइन जो बिजनेसेस हैं जिनके पास इस टाइप के। और टाटा कॉफी की खूबी ये है कि इसके पास कॉम्बिनेशन जो बिजनेसेस का है कि प्रोडक्शन प्लांटेशन के थ्रू आता है, जो कॉफी का, चाय का आता है,
और साथ साथ स्टारबक्स की उसमें भी ओनरशिप है। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन देख के हमने कहा था, मेरा मानना है कि इसमें आपको करीब 175 तक के टारगेट्स तो बहुत जल्द दिखेंगे, और अगर कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखे तो री रेटिंग शायद इसको 200 के पार भी ले जाए एक आध साल में। बट इट्स डेफिनेटली वर्थ फंडामेंटल इंक्लूजन इन द पोर्टफोलियो। मतलब पोर्टफोलियो में आपको ये ट्रेडिंग के तौर पे सिर्फ नहीं रखना है, बट फंडामेंटली इसको लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। ये पूरे आसार इसमें दिख रहे हैं।